हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस देखा था। उस केस में हमने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि अगर दो साउंड वेव किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो रही हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, दैट इज द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस केस में फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड वेव इज इक्वल टू 2n पाई। एन की वैल्यू कहां से वेरी करेगी? दैट विल बी 0, 1, 2, 3, 4, यानी दो साउंड की वेव के बीच का फेज डिफरेंस आइदर 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, 0 हो जाए, 8 पाई हो जाए। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी एंड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इसी चीज को हम आगे फर्दर क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। मैंने दो साउंड वेव लिए, ये दो साउंड सोर्स हो गए, दोनों के बीच की सेपरेशन की बात करें दैट इज 2.4 मीटर। यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिया जो पहले सोर्स से 3.2 मीटर पर है, और ये डिटेक्टर दूसरे सोर्स से कितनी दूरी पर होगा वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं बहुत इजीली। कैसे? ये लेंथ आपको पता है, ये पता है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय द पाइथागोरस। क्लियर है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमें कुछ प्रोवाइड है, दैट इज रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी अगर मैं इस डिटेक्टर की बात कर रहा हूं तो ये डिटेक्टर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से कम डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और 20,000 से ज्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। गिवन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन एज 320 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है find out the total number of frequency at which the intensity is maximum detect by detector at A। आपसे पूछा ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी जिन पर मुझे इस डिटेक्टर की लोकेशन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। क्लियर है? यानी मुझे मैक्सिमा की कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई करनी है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं एट द लोकेशन ऑफ डिटेक्टर, पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं दैट इज डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पहली पल्स को कितना चलना पड़ेगा? साउंड को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना चलना पड़ेगा? 3.2 मीटर। और इस साउंड को यहां से यहां पहुंचने में कितना चलना पड़ेगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ 2.4 का स्क्वायर प्लस 3.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पाथ डिफरेंस होगा ना दैट इज S2A माइनस S1A। ये पल्स कितना चली? S2A के बराबर। ये पल्स कितना चली? S1A के बराबर। तो दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना हुआ? दैट इज S2A माइनस S1A। S2A की लेंथ कितनी है? दैट इज 4 मीटर। S1A की बात करें तो दैट इज 3.2 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। यानी मैं बोल सकता हूं कि दो पल्स जो S1 और S2 से जनरेट हो रही हैं एट पॉइंट A, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी 0.8 मीटर। अगर मेरे पास पाथ डिफरेंस आ गया और मुझे A पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी path difference should be is equals to n lambda। क्लियर है? दैट इज अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां से डेल्टा एक्स को यहां पुट कर देते हैं, दैट इज 0.8 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय n। क्लियर है? इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन 1। अब आगे चलते हैं। एक इक्वेशन मुझे और पता होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दे रखी है कितनी? दैट इज 320। फ्रीक्वेंसी हो गई f और लैम्डा यहां से पुट कर देते हैं दैट इज 0.8 डिवाइडेड बाय n। यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं क्या? मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? दैट f इज इक्वल्स टू 320 इंटू n डिवाइडेड बाय 0.8। इसको सॉल्व करें दैट इज 400 इंटू n।
इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। यानी मुझे ये पता चल गया कि ए पॉइंट पर अगर मैक्सिमा आना है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी 400 इंटू एन। और एन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? एन कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब जा देखो, एन को अगर मैं 0 पुट करूं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0। लेकिन हमारे पास जो रेंज है डिटेक्टर की, वो कहां से कहां तक डिटेक्ट कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यानी n इक्वल टू 0 तो हम पुट नहीं कर सकते। n इक्वल टू 1 पुट करें, दैट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। 1 पुट करोगे दैट इज 400 हर्ट्ज। बिल्कुल इस रेंज के अंदर आ रहा है। यानी इनिशियली तो मुझे समझ में आ गया, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 400 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 800 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 1200 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो कुछ आएंगी वो कुछ ऐसे चलेंगी, दैट इज 400, 800, 1200, 1600 एंड सो ऑन। क्लियर है? यानी फ्रीक्वेंसी इज ए मल्टीपल ऑफ 400। क्लियर है? अब मुझे इसकी मैक्सिमम लिमिट निकालनी है। वो कैसे निकालें? मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर सकता है? दैट फ्रीक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्ज। तो मैं बोल सकता हूं कि दो कंडीशन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20,000 हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी विल बी मल्टीपल ऑफ 400 इंटू एन। तो 400 इंटू एन को मैं 20,000 हर्ट्ज के बराबर पुट कर देता हूं। जब हम इसको इसके बराबर पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से n आएगा 200/4, दैट इज 50। और n स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। लास्ट लिमिट कितनी है? 50। क्योंकि जब आप n को 50 पुट करोगे, दैट 50 इंटू 400, ये 20,000 हर्ट्ज आएगा। यानी मैं 51 भी पुट नहीं कर सकता। तो एक्चुअली n की टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? n स्टार्ट हो रहा है 1 से, दैट 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू 50। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 1 पुट करोगे तो यहां पे देखो 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 400, 2 के करस्पॉन्डिंग है 800, दैट इज 1200, और 50 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है? तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का मेन मोटिव था कि हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है। फर्स्ट, यू नीड टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। सेम इस तरह के क्वेश्चन जब हम आगे वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसमें भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस के बाद अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा की कंडीशन। अगर यहां पे इंटेंसिटी में मिनिमम बोलता तो भी आप निकाल सकते थे, आपको कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ता। आप यहां से डेल्टा एक्स निकाल चुके हो। और अगर मैं बोलता कि मुझे इस ए पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी ना मिलके मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो मैं क्या कर देता? डेल्टा एक्स मिनिमम की कंडीशन रख देता। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम? दैट इज 2n - 1 λ/2। मैं फिर फर्दर इस हिसाब से सॉल्व करता, तो मेरे पास वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती जहां पर इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ ए मुझे मिनिमम मिलता। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमा पूछा है तो हम मैक्सिमा के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। तो हमने यहां पे मैक्सिमा की कंडीशन रखी, वहां से लैम्डा निकाला। लैम्डा निकाल के हमने v = f लैम्डा लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे लैम्डा पता चल गया, मुझे v पता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और एट द लास्ट मुझे फ्रीक्वेंसी ही तो कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहां से फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 400 इंटू एन, अगर आपको ए पॉइंट पर मैक्सिमा चाहिए। फिर हमने एन की वैल्यूज पुट की, एन को 0 पुट किया तो फ्रीक्वेंसी 0 आ गया। वहां से पता चला कि नहीं भाई ये तो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एन विल बी 1, तो 1 से स्टार्ट किया। फिर हमने फाइनल निकाला। फाइनल कैसे निकाला? हमने मैक्सिमम लिमिट को पुट कर दिया। अच्छा, कई बार क्या होगा, एक छोटा सा डाउट कि भाई सर यहां तो पूरा परफेक्टली डिविजिबल हो गया, 50 आ गया। अगर मान लो सर 50 ना आके 50.5 आ जाता या 50.4 आ जाता, तो हम कैसे सॉल्व करते? तो हम 50.4 आया तो हम 50 तक ले लेते, हम उसको 51 नहीं बोलते, क्योंकि 51 अगर मैं एन पुट करता उस केस में तो ये 20,000 को क्रॉस कर जाता, उससे कम वाला चल जाएगा, उससे ज्यादा वाला नहीं चलेगा। क्लियर होगी बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो यहां से हमने कैलकुलेट किया और फाइनली टोटल आंसर कितना आया हमारे पास. तो व्हाट विल बी द आंसर? द फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी at which the intensity is maximum. Answer is 50. ओके, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पर आते हैं. बिल्कुल जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी के रिगार्डिंग है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं. क्वेश्चन क्या है, हमने मान लो ये एक पाइप ले लिया जिसका ये वाला पार्ट सेमी सर्कल है. तो मान सकते हैं ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, यहां से मैं साउंड सिग्नल भेज रहा हूं और यहां पर ईयर है, यहां पर हम साउंड सिग्नल रिसीव कर रहे हैं. क्लियर होगी बात? द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर. वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेरीड फ्रॉम 1 to 10 किलोहर्ट्ज. क्लियर है? यानी जो हम साउंड सिग्नल भेज रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को कहां से कहां तक वेरी करा रहे हैं? फ्रॉम द 1 to 1 किलोहर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज. क्लियर होगी बात? फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच ईयर परसीव द मैक्सिमम इंटेंसिटी. आपको बताना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर इस ईयर को मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा और वो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होंगी. तो मतलब तो समझ में आ गया होगा कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें. सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, पाथ डिफरेंस. अब पाथ डिफरेंस कौन सा है? अगर मान लो साउंड यहां से ट्रेवल करके आ रहा है तो ईयर तक पहुंचने के साउंड के पास दो रास्ते हैं. आइदर ये स्ट्रेट जा सकता है और हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहां से साउंड इस पाथ को भी फॉलो कर सकता है. यानी मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जब ये ईयर एक तरह से डिटेक्टर हो गया और सोर्स से कितनी साउंड वेव आ रही हैं, टोटल दो आ रही हैं. एक साउंड वेव जो इस पाथ को फॉलो कर रही है, सेमी सर्कुलर पार्ट को फॉलो कर रही है, और एक साउंड वेव है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. तो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालता, मान लेते हैं ये लेंथ हो गई x, ये लेंथ हो गई y. अगर इस सेमी सर्कुलर पार्ट की रेडियस r है तो इस लेंथ को मैं बोल सकता हूं दैट इज डायमीटर. तो ये हो जाएगा 2r. तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो फर्स्ट रे है जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है उसने कितना पाथ कवर किया होगा, दैट विल बी x प्लस वाई प्लस 2r. क्लियर हो गई बात? जो फर्स्ट रे जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है उसने कितना पाथ कवर किया होगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस 2r. और सेकेंड साउंड वेव जो इस पाथ को फॉलो कर रही है उसने कितना पाथ ट्रेवल किया होगा, दैट इज x. पहले यहां से यहां तक आएगी x, फिर अब उसने ये वाला पाथ फॉलो किया है. अगर मैं इसकी लेंथ की बात कर रहा हूं तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट दैट इज पाई r प्लस यहां से यहां तक अगेन y. तो मैं ये बोल सकता हूं दैट इज अ पाथ कवर्ड बाय द फर्स्ट रे जो स्ट्रेट जा रही है और दैट इज अ पाथ कवर्ड बाय द सेकेंड रे जो इस सर्कुलर पार्ट को फॉलो कर रही है. तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ, व्हाट इज डेल्टा एक्स, दैट इज S2P माइनस S1P. इसके पाथ में से इसके पाथ को माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होगा दैट इज पाथ डिफरेंस. तो इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो दैट विल बी पाई r माइनस 2r. पाई की बात करें, पाई इज 3.14. r आपको दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, माइनस 2 इंटू आर इज 10 सेंटीमीटर. तो ये बनेगा आपके पास 31.4 माइनस 20. दैट विल बी 11.4 सेंटीमीटर. यानी मैं बोल सकता हूं कि भाई दोनों के बीच का जो दोनों साउंड वेव हैं दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ एट द लोकेशन ऑफ डिटेक्टर और ईयर, दैट पाथ डिफरेंस विल बी 11.4. क्लियर है? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ. अब आगे चलते हैं. मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैंने पाथ लेंथ निकाल दिया. मुझे कैसी इंटेंसिटी चाहिए, मैक्सिमम. फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ ईयर, दैट डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा. तो यहां से डेल्टा एक्स हो गया मेरे पास 11.4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा.
तो यहां से लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, दैट लैम्डा विल बी 11.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय n। चाहे तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, दैट विल बी 0.114 डिवाइडेड बाय n इज इन मीटर। तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन 1। अगला पार्ट, लैम्डा आ गया तो नेक्स्ट क्या प्रोसीड करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बाय v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेलोसिटी मुझे पता है दैट इज 342 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, लैम्डा है 0.114 डिवाइडेड बाय n। क्लियर है, इसलिए मैंने लैम्डा को किस में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर में, क्योंकि वेलोसिटी भी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकेंड में। यहां से सॉल्व करें तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, दैट इज 342 डिवाइडेड बाय 0.114 इंटू n। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 3000 टाइम्स, दैट इज 3000 इंटू n। यानी यहां पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई कि अगर मुझे ईयर की लोकेशन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए देन द फ्रीक्वेंसी विल बी 3000 इंटू n। क्लियर होगी बात। और n की अगर वैल्यू पुट करें तो n को अगर आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 आ गया, जबकि रेंज कहां से कहां तक है, फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 1 किलो हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। यानी हम बोल सकते हैं दैट इज फ्रॉम 1000 हर्ट्ज टू 10,000 हर्ट्ज। तो n की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। 1 पुट करो, देखो कितना आ गया 3000, वो इस रेंज में है क्या, बिल्कुल है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। 2 पुट करो तो 6000, वो भी इस रेंज में है। 3 पुट करो 9000, वो भी इस रेंज में है। लेकिन 4 पुट करूंगा दैट इज 12000, वो इस रेंज में नहीं है। तो ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी एट द लोकेशन ऑफ ईयर जहां पर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही होगी, तो आंसर आएगा दैट विल बी 3 एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी 3000 इंटू 1, 3000 into 2 and the 3000 into 3. There will be 3 frequency, that 3000 into 1 hertz, 6000 hertz and 9000 hertz. क्लियर होगी बात बिल्कुल यहां तक। मिनिमम की कंडीशन भी आपको क्लियर होगी, कुछ भी नहीं करना है। फॉर द मिनिमा आप इसको किसके बराबर पुट कर दोगे, दैट इज 2n-1 लैम्डा बाय 2। वहां से लैम्डा आ जाएगा, अगेन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पुट करोगे, वहां से आपके पास f आ जाएगा, f को कंपेयर कर लोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दोनों साउंड सोर्स के बीच की सेपरेशन दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 6 लैम्डा। और जो डिटेक्टर है, अगर हम बात करें तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। दो साउंड सोर्स कैसे रखे हुए, हॉरिजॉन्टल, एंड द सेपरेशन बिटवीन द साउंड सोर्स इज 6 लैम्डा। एक डिटेक्टर एक सर्कुलर पाथ पर इन दोनों साउंड सोर्स के चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज द सर्कुलर रीजन। आपसे पूछा क्या है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट और पोजीशन वी कैन से डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर एट विच द फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंसिटी इज मैक्सिमम और दूसरा है एट विच द इंटेंसिटी इज मिनिमम। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये डिटेक्टर एक सर्कुलर रीजन में घूम रहा है तो इस रीजन में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, कितनी लोकेशंस होंगी जहां पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मिलेगा, और ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पर मुझे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो करना क्या है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये साउंड सोर्स 1 है, दैट इज S1, ये हो गया S2। मान लेते हैं डिटेक्टर यहां से कितनी दूरी पर है, x पे। तो अगर मैं साउंड वेव की बात कर रहा हूं इस पॉइंट पर, तो पहले वाली वेव को यहां से यहां तक कितना चलना पड़ा होगा, दैट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पल्स जनरेटेड फ्रॉम द सोर्स 1, तो वो आएगा आपके पास 6 लैम्डा प्लस x। क्लियर है। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि एट द सेम पॉइंट यहां से जो पल्स जनरेट हुई उसको यहां तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, वो आएगा x। पाथ डिफरेंस डेल्टा x कितना होगा एट दिस लोकेशन, तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो डेल्टा x होगा वो होगा आपके पास, अगर मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं, दैट इज S1P माइनस S2P।
क्लियर है? तो S1P हो गया आपके पास, दैट इज 6 लैम्डा प्लस एक्स। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है भाई। हम निकाल क्या रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं, हम पहले पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो पहली पल्स यहां से चल के यहां तक पहुंची, कितना चली, 6 लैम्डा प्लस एक्स। दूसरी पल्स को सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचना पड़ा, कितना चला, एक्स। तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 6 लैम्डा प्लस एक्स माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास 6 लैम्डा। ऐसा कब हुआ, जब डिटेक्टर इस लोकेशन पर है। अब ध्यान से सुनना, ये डिटेक्टर इस सर्कुलर रीजन में घूम रहा है। तो मान लो यहां से घूमते घूमते जब मान लो ये बिल्कुल इस पॉइंट पर आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जो इन दोनों सोर्स के बीच की सेपरेशन को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं आपसे पूछता कि इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स कितना होगा, तो इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे डेल्टा एक्स पूछता तो आप बोलते सर पहली पल्स को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा और दूसरी पल्स को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो गई, ये लेंथ बराबर हो गई, दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो हम बोल सकते हैं इस केस में S1P और S2P दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0। यहां पर डेल्टा एक्स कितना था, दैट इज 6 लैम्डा। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं क्या, जैसे जैसे डिटेक्टर इस पॉइंट से मूव करता हुआ यहां तक पहुंच रहा है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कम होता जा रहा है। पहले यहां पर कितना था, 6 लैम्डा, यहां पर कितना हो गया, 0। ऐसे समझो, यहां पर था मान लो 20 और यहां पर हो गया 0। तो कहीं पर अगर यहां पर 20 है और यहां पर 0, तो कहीं पर 19 भी आया होगा, 18 भी आया होगा, 17 भी आया होगा, 16 भी आया हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि यहां पर पाथ डिफरेंस अगर 6 लैम्डा है और यहां पर 0 है, तो पाथ डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा भी होगा, बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा भी होगा, कहीं ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा भी होगा, और कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, और कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। और कंडीशन ऑफ द मैक्सिमा क्या होता है, दैट पाथ डिफरेंस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब काउंट करते हैं, यहां से चले, यहां पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 लैम्डा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, दैट इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो 6 लैम्डा पर मैक्सिमा मिलेगा, फिर 5 लैम्डा पे मैक्सिमा मिलेगा, 4 लैम्डा पे मैक्सिमा मिलेगा, 3 लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे, लैम्डा पे, और जब डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैं यहां से अगर यहां तक की बात करूं तो मुझे कितने मैक्सिमम पॉइंट मिले, काउंट कर सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 ये, और 6 और 7 है ना। और आगे देखते हैं। अभी तो मान लो अब डिटेक्टर यहां से ट्रेवल करता हुआ इस पॉइंट पर आ गया अगेन, तो क्या निकाल सकते हो क्या, ये इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये लेंथ हो गई x, तो यहां पर आप निकालोगे दैट इज S2P माइनस S1P, दैट इज 6 लैम्डा प्लस x माइनस x, यानी 6 लैम्डा। यानी मैं बोल सकता हूं जब डिटेक्टर यहां पर पहुंचेगा अगेन पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा। इसी तरह से जब डिटेक्टर मूव करता हुआ इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, अगेन पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। बात आ रही है बिल्कुल समझ में भाई, यहां से S1P और S2P दोनों बराबर हो गए। क्लियर है? यानी यहां पर 6 लैम्डा था, तो बीच में कहीं 5 लैम्डा भी आएगा, 4 लैम्डा भी आएगा, 3 लैम्डा भी आएगा, 2 लैम्डा भी आएगा, और लैम्डा भी आएगा। अगेन डेल्टा एक्स 0 से 6 लैम्डा, यानी कहीं पर लैम्डा भी आया होगा, डेल्टा एक्स 2 लैम्डा भी आया होगा, 3 लैम्डा भी आया होगा, 4 लैम्डा भी आया होगा, 5 लैम्डा भी आया होगा, और ये हो गया 6 लैम्डा। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, तो देखो ये एक 1/4 है, इस 1/4 पोर्शन में कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मैक्सिमा यहां मिले, 5 यहां मिले, 5 यहां मिले, और 5 यहां मिले, तो टोटल हो गए 20।
5 इंटू 4, हर पार्ट में 5 है, ऐसे 4 पार्ट है, 5 5 5 5, तो 5 इंटू 4 इज 20, प्लस एक मैक्सिमा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो प्लस 4। तो टोटल मैक्सिमा की बात करें तो ऐसे कितने पॉइंट्स मिले या कितनी लोकेशन मिली जहां पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, दैट इज 24। क्लियर है? अब बात कर रहे हैं मिनिमम इंटेंसिटी की। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कैसे निकालें भाई? अगर मैं आपसे कंडीशन ऑफ मिनिमा पूछता ना, देखो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा देखते हैं पहले। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने बोला था लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता है, 2 लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता है, या फिर पूरा लिख लेते हैं, 0 पे मैक्सिमा मिलता है, लैम्डा पे मिलता है, 2 लैम्डा पे मिलता है, 3 लैम्डा पे मिलता है। मिनिमा कब मिलता है? 0 पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। फर्स्ट आता है लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। लैम्डा बाय 2 का मतलब 0.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाय 2 का मतलब 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। 0 एक मैक्सिमा है, लैम्डा एक मैक्सिमा है, तो मैं बोल सकता हूं 0.5 लैम्डा 0 और लैम्डा के बीच वाली टर्म है, यानी 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रहा है। लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा आएगा, यानी 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आता है। तो अगर ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, तो यहां पर एक मिनिमा आएगा। ये 2 मैक्सिमा है, इनके बीच में एक मिनिमा आएगा। 2 मैक्सिमा है, कितना आएगा? एक मिनिमा आएगा। 2 मैक्सिमा, एक मिनिमम आएगा। यहां पर 2 मैक्सिमा है, लैम्डा और 2 लैम्डा, इनके बीच में एक मिनिमम वैल्यू आएगी। 0 और लैम्डा एक मैक्सिमा है, इनके बीच में एक मिनिमा आएगा। कितने मिनिमम पॉइंट्स मिले जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है? दैट 1 2 3 4 5 6। तो मैं बोल सकता हूं 1/4 पार्ट में 6 मिल रहे हैं। और ऐसे कितने पार्ट है? टोटल 4 है। तो 6 यहां मिलेंगे, 6 यहां मिलेंगे, 6 यहां मिलेंगे, 6 यहां पे मिलेंगे। तो टोटल मिनिमा की बात करें, दैट इज 6 इंटू 4, दैट इज 24 मिनिमा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि अगर डिटेक्टर एक राउंड कंप्लीट करता है तो इसको ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? देयर विल बी 24 पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मैक्सिमम होगी, और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? 24 पॉइंट्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मिनिमम होगी। इसमें एक और चीज अगर मैं ऐड कर देता, जैसे मैं दोनों साउंड सोर्स की इंटेंसिटी आपको I0 देता, सेम दे देता, यहां पर इसकी इंटेंसिटी भी I0 देता, इसकी भी I0 देता, तो मैं आपसे पूछता कि बताओ भाई इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कितनी होगी? तो आप बोलते सर यहां मैक्सिमा मिल रहा है ना, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मैक्सिमम होगी, दैट विल बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ I0 प्लस अंडर रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4I0। क्लियर हो गई बात? तो हर मैक्सिमम पॉइंट पर इंटेंसिटी मुझे 4I0 मिलेगी, और हर मिनिमम पॉइंट पर जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम होती I0 और I0, तो मिनिमम कितना होता है? फॉर I मिनिमम द वैल्यू इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर I1 और I2 सेम है, देखो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर 4I0 मिलता और मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 हो जाती, फिर अगेन 4I0, फिर मिनिमा पे इंटेंसिटी कितनी हो जाती? 0 हो जाती। तो इस तरह से हम टोटल बात करें तो हमें टोटल 24 मैक्सिमा मिल रहे हैं, 24 मिनिमा मिल रहे हैं। एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा द इंटेंसिटी विल बी 4I0 if individual source having the intensity I0। क्लियर है? क्योंकि हो क्या रहा है? P पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो रहा है, तो हमने जो इंटेंसिटी निकाली है वो इंटरफेरेंस के तरीके से निकाली है। आप ऐसे नहीं कर दो कि सर I0 मैक्सिमम टू I0, ऐसा नहीं होता। आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला था I रिजल्टेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, and for the maximum intensity the formula will be root of I1 plus root of I2 का whole square। क्लियर हुई बात यहां तक? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है,
दैट इज टू आइडेंटिकल स्फेरिकल साउंड सोर्स। तो यहां पर देखो दो मुझे साउंड सोर्स दे रखे हैं, पर कंडीशन दे रखी है दैट इज अ स्फेरिकल, आइडेंटिकल स्फेरिकल साउंड सोर्स। इसका मतलब हो गया दोनों की जो साउंड की पावर होगी, दैट पावर जनरेटेड बाय दी साउंड सोर्स दैट शुड बी सेम, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, यानी दोनों का आउटपुट पावर सेम होगा। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है द ऑडियो आउटपुट ऑफ ईच स्पीकर इज 9π/10 मिलीवॉट, यानी अगर मैं इसको वॉट में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपके पास आएगा दैट इज 9π/10 इंटू 10⁻³ वॉट। क्लियर है? क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। तो दो साउंड सोर्स दे रखे हैं, देन बोथ साउंड सोर्स आर स्फेरिकल। इसका भी यूज है, क्या यूज है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो दोनों स्फेरिकल साउंड सोर्स हैं, दोनों की पावर सेम है। पी पॉइंट पहले सोर्स से 3 मीटर पर है और दूसरे सोर्स से 5 मीटर पर है। आपको बोला है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट पॉइंट पी इज IR। यहां से देखो, अगर मैं इस सोर्स को यानी यहां से इस स्पीकर को ऑन करता हूं और यहां से इस स्पीकर को ऑन करता हूं, तो एक साउंड वेव यहां से प्रोपोगेट करते हुए इस पी तक पहुंचेगी, एक साउंड वेव यहां से प्रोपोगेट करते हुए पी तक पहुंचेगी। अगर दोनों साउंड सोर्स से निकलने वाली वेव कोहेरेंट है, हम बोल सकते हैं अगर सोर्स कोहेरेंट है तभी हम बोल सकते हैं कि जो पी पॉइंट है वहां पर इंटरफेरेंस होगा और जो इंटेंसिटी मिलेगी मुझे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो होगी I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi। बात आ रही है समझ में? हम जो फॉर्मूला लिखते हैं ना कि I रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू I1 + I2 + 2√I1I2 cos of delta phi, ये कब लिखते हैं? जब दो साउंड वेव किसी भी एक पॉइंट पर इंटरफेयर करती हैं, then the resultant intensity of that point will be I1 + I2 + 2√I1I2 cos phi। ये होती है, और ऐसा तब होता है जब इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस के लिए सबसे मेन कंडीशन थी द सोर्स शुड बी कोहेरेंट। सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब याद है? बिल्कुल सिंपल है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, अगर यहां से कोई पल्स जनरेट हो रही है और यहां से जो पल्स जनरेट हो रही है, इनके बीच का फेज डिफरेंस अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों सोर्स कैसे हो जाएंगे? कोहेरेंट। और कोहेरेंट होंगे तभी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से हमें बात समझ में आएगी। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है, दो आइडेंटिकल सोर्स हैं, इनकी पावर आपको दे रखी है। पहला सोर्स इस पी पॉइंट से 3 मीटर पे, दूसरा 5 मीटर पर है। आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी, फाइंड आउट IR। फर्स्ट केस, 4 केस मैंने बना दिए। इफ द स्पीकर्स आर इनकोहेरेंट, तो देखो यहां पर हमने अलग ही गेम कर दिया कि स्पीकर्स इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या है? अब इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, और अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। ये फॉर्मूला तो तभी वैलिड है जब इंटरफेरेंस हो रहा है, और होने के लिए कोहेरेंट होना चाहिए। तो अगर स्पीकर इनकोहेरेंट है तो यहां पर इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे नहीं आएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट केस में अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, कोई सुपरपोजिशन नहीं लगेगा, सीधे इसकी इंटेंसिटी प्लस इसकी इंटेंसिटी विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यानी हम बोल सकते हैं IR इज इक्वल्स टू I1 + I2। I1 मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ दिस साउंड एट अ प्लेस ऑफ पॉइंट P। I2 will be intensity of sound generated by the source 2 at point P। अब दिमाग में एक और चीज आएगी, सर आपने यहां तो लिख दिया I1 + I2 इंटेंसिटी हो गई, हमें समझ भी आ गया, लेकिन I1 I2 तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अब वो कैसे हम कैलकुलेट करें? वो आएगा पावर से, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे, और आगे जब मैं डॉपलर पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आता है। लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि ये कैसा सोर्स है? स्फेरिकल। तो बात ध्यान से सुनना, कभी भी अगर स्फेरिकल साउंड सोर्स हो, कैसा साउंड सोर्स हो? स्फेरिकल साउंड सोर्स से R डिस्टेंस पर अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, मान लेते हैं इस स्फेरिकल साउंड सोर्स की पावर हो गई P इज पावर ऑफ दिस स्फेरिकल साउंड सोर्स।
इससे r डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है. दैट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट I will be power upon 4 pi r square. बात आई समझ में? I क्या है भाई? अगर मान लो ये पॉइंट हो गया A, तो I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू P इज पावर ऑफ द साउंड अपॉन 4 pi r square. क्लियर है? और ये तभी होगा जब ये साउंड सोर्स कैसा हो, दैट इज अ स्फेरिकल साउंड सोर्स. तो ये यूज है स्फेरिकल वर्ड का इंटेंसिटी निकालने में. I इज इक्वल टू P. P कितना दे रखा है हमें? P हमें दे रखा है 9 पाई डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. तो दैट इज 9 पाई डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन 4 पाई इंटू R. R की बात करें, R कितना है? R है S1 सोर्स से इस P पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज 3. तो R स्क्वायर इज 3 स्क्वायर. तो देखो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, कैंसिल आउट हो रही है बहुत सारी टर्म. 3 स्क्वायर इज 9, 9 से 9 चला गया, पाई से पाई चला गया. यहां से अगर मैं लिखूंगा ना तो मेरे पास बेटा आएगा I इज इक्वल टू 1/40 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. दैट इज 1/40 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? दैट इज 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 40. एक ही बात है ना. इसको सॉल्व करोगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आएगा. और यहां से अगर मैं 1000 डिवाइडेड बाय 40 करूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया. और 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25. तो दैट इज 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6. इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की यूनिट दैट इज पावर इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. क्लियर होगी बात? अब एक और चीज, 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 को माइक्रो में लिख देते हैं. तो दैट विल बी 25 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर. इसको मैं बोल देता हूं I1. तो मेरे पास I1 आ गया. अगर मैं इसी तरह से I2 कैलकुलेट करना चाहता तो I2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. I2 क्या होगा, मतलब समझ में आ रहा है? साउंड जो सोर्स 2 है इसकी इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ P. और इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? दैट पावर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. पावर आपको पता है दोनों आइडेंटिकल सोर्स हैं तो पावर सेम होगी. पावर इज 9 पाई डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. R कितना आएगा इस केस में? 5. तो 5 का स्क्वायर सीधे पुट कर दूं, 5 स्क्वायर इज 25. सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया. यहां से देखो कितना बना, 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 25 इज 100 और 100 इंटू 10 इज 1000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. क्लियर है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? दैट इज 9 डिवाइडेड बाय, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 यानी 9 माइक्रो. और इंटेंसिटी है दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर. तो पहले में जो इंटेंसिटी I1 आई थी 25 और I2 जो आया वो आया मेरे पास 9. अब बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहा. पहला ही चीज क्या है? इफ द स्पीकर आर इनकोहेरेंट. तो बच्चों मतलब समझ में आ गया होगा. हम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब दोनों सोर्स कोहेरेंट हो, तभी इंटरफेरेंस होगा. अगर इनकोहेरेंट है तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. सीधे रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी. तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी रिजल्टेंट? दैट इज I1 प्लस I2. डायरेक्ट इनकोहेरेंट सोर्स है. I1 कितना है? इज 25. I2 कितना है? 9. तो 25 प्लस 9 तो ये आ जाएगा आपके पास 34 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर. क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. अब बाकी के सॉल्व करते हैं. ओके, तो सेकंड पार्ट पर आते हैं. अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? इफ स्पीकर आर ड्राइवन कोहेरेंटली. अब देखो पहले में इनकोहेरेंट था, दूसरे में कैसा है? सोर्सेज आर कोहेरेंट.
तो उसने बोला अगर सोर्सेस कोहेरेंट होंगे, तो अगर सोर्सेस कोहेरेंट हो गए तो हमें बात आ गई समझ में कि अब हम इंटरफेरेंस हो रहा है तो हम नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर होगी बात? आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द स्पीकर्स आर ड्राइवन कोहेरेंटली एंड इन फेज एट पॉइंट P, इन फेज का मतलब सेम फेज में है, सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 0। तो अगर दोनों सोर्स से जनरेट होने वाली पल्स सेम फेज में है, यानी हम बोल सकते हैं उनके बीच में नेट फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर फेज डिफरेंस देखो 0 हो गया, अगर डेल्टा फाई 0 है, तो अगर डेल्टा फाई 0 है तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई कितना होगा, दैट विल बी 1। यानी देखो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं। इफ द फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2n पाई, आइदर 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, तो एट दैट पॉइंट जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा होता है हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। क्लियर है? क्योंकि इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना है, और देखो ये मैक्सिमम आ रहा है, तो यहां से अगर मैं निकालूंगा देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम एंड दैट विल बी, यहां पे 1 पुट कर दो, कितना बना, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। क्लियर है? तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो ओपन कर लो, यही आ जाएगा, a स्क्वायर I1 b स्क्वायर I2 प्लस 2a इंटू बी, बस यहां पे पुट कर देते हैं। तो अगर ये आ रहा है तो रूट I1 कितना था बेटा, 25, इसका रूट लें, दैट इज 5। I2 कितना था, 9, रूट आएगा तो 3, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। और इंटेंसिटी है I1 I2 किस में थे, माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर में, तो ये भी उसी में रहेगा, दैट इज म्यू W बाय m स्क्वायर। क्लियर है? आगे आते हैं थर्ड पार्ट पे। इफ द स्पीकर आर ड्राइवन कोहेरेंटली, तो अगेन इंटरफेरेंस होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब दोनों पल्स के बीच का फेज डिफरेंस 0 ना होके दैट इज आउट ऑफ द फेज, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और अगर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, इफ डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई आ जाएगा, दैट इज -1। बता रही है समझ में कि भाई अगर आउट ऑफ फेज है, यानी दोनों पल्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई इज -1। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब, जब ये मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम कब, जब कॉस ऑफ डेल्टा फाई मिनिमम और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यानी मैं बोल सकता हूं इस केस में मुझे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी और दैट इंटेंसिटी विल बी, ये -1 आ जाएगा, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। सॉल्व करोगे तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट I1 दैट इज 5, बात आ रही है समझ में, I1 इज 25, सॉल्व कर चुके हो ना बेटा, 25 रूट लोगे 5, तो यहां पर बनेगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, I2 इज 9, रूट लिया तो 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, दैट इज 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। थर्ड भी हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इफ द स्पीकर S2 इज स्विच ऑफ, तो अगर मैं सेकंड स्पीकर को बंद कर दूंगा तो जो S2 है वहां से साउंड ही नहीं आएगा, यानी कोई पल्स जनरेट नहीं होंगी। तो P पॉइंट पर सिर्फ वही पल्स पहुंच रही होंगी जो S1 से निकल रही होंगी। अगर S2 तो हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, तो यहां से तो कोई पल्स अब पहुंच नहीं रही होगी, तो क्या सुपरपोजिशन हो रहा होगा क्या,
जब एक ही पल्स पहुंच रही है तो सुपरपोजिशन कैसे होगा? तो एट पॉइंट P द नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट रीचेस फ्रॉम द सोर्स 1। तो जो सोर्स 1 से साउंड हो रहा है ना, आ रहा है, वही P पे पहुंच रहा है। तो जो इंटेंसिटी सोर्स साउंड 1 के साउंड की होगी एट पॉइंट P, वही रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। तो फोर्थ पार्ट तो बहुत आसान है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी 1 I1, और I1 आपको पता है I1 इज 25 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर देता हूं चीजों को। कभी भी आंखें बंद करके डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत लगाना। आप क्वेश्चन में हमेशा चेक करना कि आपको सोर्स कोहेरेंट दे रखे हैं या नहीं दे रखे। अगर कोहेरेंट दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, अगर इनकोहेरेंट है तो और आसान है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि सर हमने पढ़ा ही नहीं इनकोहेरेंट। तो इनकोहेरेंट है तो सीधे 4 स्पीकर हैं, नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, 100 स्पीकर है, सबकी इंटेंसिटी जुड़ जाएगी अगर इनकोहेरेंट है। लेकिन कोहेरेंट है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? इसी तरह से हमने देखो यहां पे बहुत सारे केसेस ले लिए। इन फेज का मतलब समझ में आ गया होगा, फेज डिफरेंस 0, सेम फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब फेज डिफरेंस मैक्सिमम, दैट इज 180। क्लियर है? एक स्पीकर को बंद कर दिया तो कोई भी इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है, चाहे सोर्स कोहेरेंट है चाहे इनकोहेरेंट है। क्योंकि अगर एक बंद हो गया तो एक ही पल्स है और उसी की इंटेंसिटी उस लोकेशन पर पहुंचेगी, वही साउंड उस लोकेशन पर पहुंचेगा।